बताओ जी, विधायक जी, विधानसभा चुनाव में नारों हल्के के किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है और क्या क्या पूरे होने वाले हैं? देखिए, सेशन जो इस बार का सेशन था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, उसमें विपक्ष को एक मूक दर्शक रखने का जो एक एजेंडा उन्होंने तैयार किया था। और इसके जरिए जो विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, जो हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा दल है विपक्षी दल इस बार का, ना तो उसके कॉलिंग अटेंशन लगाए गए। कांग्रेस ने जल भराव के ऊपर, अरावली के ऊपर, मुआवजे के ऊपर, क्राइम के ऊपर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, हरियाणा के जो जनहित के जरूरी मुद्दे थे उनको लेकर के कॉलिंग अटेंशन लगाए थे। ना वो मंजूर किए, स्पीकर ने उनको खारिज करने का काम किया। ना शॉर्ट टर्म नोटिस स्वीकार किए, ना अर्जन मोशन वो स्वीकार किए। तो पूर्णतः इस सेशन में बीजेपी की जो तानाशाही, जो सरकार की तानाशाही होती है, उसको उजागर किया। लेकिन जितना मुझे अवसर मिला, उसमें मैंने सरकार से सबसे बड़ी बात जो वो पूछी कि भाई, जब आप पोर्टल पे कहते हो कि भाई जब खराबा हो गया किसान का, आपने पिछले दिनों देखा हरियाणा में बाढ़ का भयंकर प्रकोप था, और उस बाढ़ के प्रकोप में जब 5 लाख किसानों ने खराबा दर्ज कराया, तो सरकार ने केवल 53,000 किसानों को मुआवजा देने का काम किया। अब आपने पिछले दिनों नारायणुंद के गुराना गांव में खानपुर सिंदड़ और गुराना गांव का विवाद हुआ था, जहां पूरे के पूरे गांव डूबे। तो आपको हैरानी होगी, उस पूरे डूबे हुए गांव में केवल 10 किसानों को मुआवजा मिला, गुराना गांव में केवल 10 किसानों को, जबकि तो पूरा गांव डूबा हुआ है गुराना। आज भी पानी खड़ा है, सिंहवार आगो चले जाओ, आप गुराना चले जाओ, आप डाटा चले जाओ, आप पुट्ठी चले जाओ, आज भी पानी खड़ा है। हम तो सरकार से मांग कर रहे थे कि धान की फसल के कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गेहूं की भी जो बुआई नहीं, उसका क्या करोगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्पष्ट तौर पे ये कहा कि जिन किसानों का खराबा था, यानी 53,000 किसान ही उनकी नजर में ऐसे थे जिनका खराबा हुआ। अब आपके पोर्टल पे 5 लाख किसानों ने दर्ज कराया है, और केवल एक कारण उन्होंने ऐसा दिया है कि फोटो मिसमैच है। अब हजारों हजारों एकड़ भरी थी, तो फोटो तो एक जैसा ही आएगा। अब कहीं खेत में जगह ही नहीं है, किसी को यही नहीं पता कि ये खेत आपका है, इतना भयंकर 10-10 फुट, 8-8 फुट, 5-5 फुट, 6-6 फुट पानी भरा हुआ है, तो कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सरकार ने 5 लाख में से 53,000 किसानों को मुआवजा दिया, यानी 90% किसान बिना मुआवजे के अब भी बैठे हैं। जिनको मुआवजा मिला उनको भी केवल 7,000 रुपये। और हैरानी की बात इसमें यह है, 68% से ज्यादा खेत तो उन्होंने पहले ही बार कर दिए थे खराबे से। यानी आपको इसमें एक चीज बड़ी वो हो गया, हैरानी होगी, 10 लाख एकड़ फसल नष्ट हुई हरियाणा की। तो सबसे पहले तो पोर्टल पे ही केवल 4.25 लाख एकड़ दर्ज कराई गई, वहीं काट दिए लगभग 7.25 लाख, तो वहीं चले गए। 6,70,000 एकड़ तो वहीं बार कर दी। उसके बाद जब मुआवजा दिया, 1,20,000 एकड़ को ही खराबा मान के 2.5 लाख एकड़ को फिर से सिरे से खारिज कर दिया। ये किसानों के प्रति इस सरकार का दोगला चरित्र है जो आया। दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मैंने कौशल के कर्मचारियों के लिए लगाया। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कौशल के कर्मचारियों को पक्का, कच्चे कर्मचारियों को और कौशल कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जॉब गारंटी बिल लेके आए थे पिछले सेशन में। और हैरानी है, जिस महान सदन की गरिमा इतनी बड़ी हो, उस महान सदन में जब जॉब गारंटी बिल आ जाए और फिर शाम होते होते, रात होते होते कौशल के हजारों कर्मचारियों को हरियाणा से बाहर कर दिया गया, वो भी आज इंतजार कर। एक सबसे जो बड़ा मुद्दा है एचपीएससी, जो एचपीएससी हमारे हरियाणा के सुनहरे भविष्य के लिए, हमारे हरियाणा के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देने का काम करता है। बीजेपी ने एचपीएससी के चेयरमैन के ऊपर बिहार से ला करके एक व्यक्ति को बिठा दिया, और सुनियोजित तरीके से, मतलब इन्होंने पक्का सिस्टम करके, वेल प्लानिंग से इन्होंने एक सिस्टम किया है। एचपीएससी में एक
एक भर्ती हुई थी, 613 में से केवल 153 पद भरे गए, बाकी खाली रह गए। और हालात ऐसे कर दिए एचपीएससी के चेयरमैन ने, हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे बच्चे जो जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट जो बच्चे हैं, जो हरियाणा के सीईटी को तो 50% बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन एचपीएससी का जब वो हरियाणा के टॉप इंटेलिजेंट बच्चे जब परीक्षा में बैठने जाते तो 35% नंबर नहीं ले पा रहे हरियाणा के बच्चे। जानबूझ के एचपीएससी एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे हरियाणा के बच्चे उस एग्जाम को पास ना कर पाए और बाहर के बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। मैं आपको भर्तियां बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 बच्चे बाहर के लगा दिए। एसडीओ इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था, 80 में से 78 बाहर के लगा दिए। ये भर्ती दोबारा करनी पड़ी, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती दोबारा करनी पड़ी। उसके बाद फिर 99 में से 77 बाहर के लगा दिए। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के 157 में से 103 बाहर के लगा दिए। एचसीएस का 2017 में एग्जाम हुआ, 3 में तो 1 बार का लगा दिया। फिर एक एचसीएस एक्स का 2017 में फिर हुआ, उसमें से फिर 3 में से 1 बार का। डीएचओ की भर्ती हुई, 16 में से 12 बार के लगा दिए। फिर एक एचसीएस का एग्जाम में 7 बीडीपीओ लगाए, 4 बार के लगा दिए। ये पूरी डिटेल मेरे पास है, मैं आपको साझा करवा दूंगा पूरी की पूरी डिटेल। हैरानी ये है कि 70% पद खाली पड़े हैं एचपीएससी के और लगभग 80% से ज्यादा बच्चे बाहर के लगाए जा रहे हैं एचपीएससी के द्वारा। तो हमारी सरकार से यही मांग थी मेरी सेशन में कि इस एचपीएससी का जो चेयरमैन बिहारी है, भाई इस सरकार को क्या हरियाणा में कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला इस पद पे बिठाने के लिए, जो बाहर से बिठाना पड़ा। और एक पूरी प्लानिंग के जरिए एक बाहर का चेयरमैन बाहर के बच्चों को भर्ती करने लग रहा है। और हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, उनको एक प्लानिंग के जरिए बाहर किया जा रहा है। तो ये पर्ची खर्ची नहीं तो ये क्या है? इतने बच्चे बाहर के, 80% से ज्यादा बच्चे बाहर के लग रहे हैं। अब ये बात करेंगे ग्रुप डी की, चपड़ासी तो हमारे हरियाणा के भर्ती करेंगे और इनको अफसर लाने हैं गुजरात से, बिहार से, यूपी से। सारी जो ए और बी ग्रुप की भर्तियां हैं उनमें 80% से ज्यादा बच्चे बाहर के भर्ती किए जा रहे हैं। तो मैंने विधानसभा में ये बात उठाई है कि भाई जब दूसरे स्टेट हैं, आप कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें ए और बी ग्रुप में कोई दूसरे स्टेट का बच्चा फार्म ही नहीं भर सकता। पिछले दिनों हमारे हरियाणा के 3 बच्चों ने यूपी के पोस्ट ऑफिस के परीक्षा को क्लियर कर लिया और यूपी सरकार ने उन 3 बच्चों को ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने कहा नहीं, हम ज्वाइन नहीं कराएंगे बाहर के बच्चों को। तो फिर हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ये दोगला व्यवहार, ये दोहरा चरित्र सरकार क्यों अपना रही है कि ए और बी के 80% से ज्यादा बच्चे बाहर से लेके आएंगे। तो ये बहुत जरूरी इशू है, इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार के, क्योंकि सेशन में इतना टाइम नहीं दिया गया, जानबूझ करके इसमें संविधान में एक नियम है कि विधानसभा का जब सेशन आएगा तो 21 दिन पहले बताया जाएगा। कोई इमरजेंसी नहीं थी प्रदेश में, फिर भी केवल 9 दिन पहले बताया गया। शुक्रवार से सेशन शुरू होता है, गुरुवार से शुरू किया गया क्योंकि 3 तारीख को बहुत सारे विपक्षी विधायकों के क्वेश्चन लगे हुए थे। तो पूरी प्लानिंग के जरिए इस एक पूरी तानाशाही सरकार सड़क पे भी तो करने का काम ही कर रही है लोगों के साथ, और सेशन के अंदर भी ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर बात करें नारू दलके की, तो नारू दलके में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अधूरे पड़े हैं। क्या उनका अपनी आवाज उठाई ना आपकी बात? बिल्कुल, अपने खांडा खेड़ी में जो मुर्रा बेफेलो रिसर्च सेंटर था, इस पे मैं गया भी, लुआस के वीसी जो हैं उनको मैं लेके गया, सारे आप मीडिया के साथियों ने भी साथ थे, और विधानसभा में भी पिछली बार भी और इस बार भी हमने जब क्वेश्चन नहीं लगाए गए तो मैंने
अनस्टार्ट क्वेश्चन लगाया कि भाई इसका काम कब तक शुरू हो जाएगा। पिछले सेशन में भी यही था कि भाई इसका बहुत जल्द काम शुरू कराएंगे। हरियाणा में 6 मुर्रा रिसर्च सेंटर खुले थे। तो जल भराव एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने हरियाणा जो अपना जल भराव में जो खाल है, जो किसानों की सिंचाई के लिए सबसे बड़ा जो साधन है खाल, उसका जो मुद्दा है, पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, काडा ने कोई नया बजट जारी नहीं किया है। मैंने मुख्यमंत्री विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि भाई चाहे नए खाल हो चाहे पुराने खाल हो, बाढ़ में सारे खाल टूट गए, दोबारा फिर से मंजूरी दी जाए और जो बाढ़ के लिए जो स्थायी समाधान है जमीन अधिग्रहण करके, क्योंकि 11 साल से इस सरकार ने कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं की है। तो इस सरकार से मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि भाई जमीन अधिग्रहण करके ड्रेनें निकाली जाए और जो ड्रेन है उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। क्षमता बढ़ानी जरूरी है उनकी, क्योंकि इन ड्रेनों की क्षमता नहीं है, तो क्षमता बढ़ाई जाए। और जो खाड़ है, जो काडा का पिछले काफी समय से, साल भर से ज्यादा समय से बजट नहीं आया, उसके ऊपर भी बात हुई है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बास कार्यक्रम में कहा था कि वे विधायक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे विधानसभा के द्वारा, यहाँ नारनौल विधानसभा। देखिए, मैं हमारे पूर्व मंत्री जी जो बौखलाए हुए हैं बेचारे, मुझे बड़ी पीड़ा हुई उनके हालात देख करके। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, विधायक की जिम्मेवारी तय करने का काम आपका नहीं है। नारनौल की जनता तय करेगी कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या निभा रहा हूं। लोग पूरा हरियाणा, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, पूरा हरियाणा देख रहा है कि मैं कौन सी जिम्मेवारी किस तरीके से निभा रहा हूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, 11 साल से आपकी सरकार है, केवल जीतता हुआ व्यक्ति ही, ये जरूरी नहीं कि भाई कोई व्यक्ति हार जाए तो वो काम ना करवाए, कोई व्यक्ति हार जाए तो वो लोगों के बीच ना आए। तो मंत्री जी को मेरी आपके माध्यम से जवाब मेरा ये है कि 11 साल से 6 साल से बेशक आप हार रहे हो, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है। आपकी सेंटर में भी और आपकी प्रदेश में भी सरकार है, लोगों के बीच आओ, उनके काम करवाने का काम करो। सिर्फ मेरी जवाबदेही तय करने से उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती। चैलेंज दिया था सर, क्या उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे कि विधानसभा का चुनाव दोबारा से करवाया जाए? जयप्रकाश गौर आपको देखिए, चैलेंज, जहां तक चैलेंज की बात, ये नहीं है कि भाई एक मैच हार गए तो न्यू कहूंगे यूए मैच दोबारा कर ले। उसके लिए अगले मैच के लिए अगले टूर्नामेंट का इंतजार करना होता है। चैलेंज उन्होंने दिया है 1 साल में, 1 साल और 2 महीने का टाइम हो गया। 1 साल 2 महीने में जो व्यक्ति पहली बार नारनौल में आया और आते ही चैलेंज दे दिया, 1 साल में के धरती मुद्दी मार दी भाई, आज चैलेंज दे दिया कि मैं यूं तो हो भाई, हाँ भाई टाइम हो लिया है, 4-5 साल बीत गए, मन ने इतना ज्यादा काम करा दिया, मैंने तो इतने काम करवा दिए हैं इस नारनौल में बिना हार के भी, और जो भाई जीता हुआ है वो कुछ नहीं करवा पा रहे। तो उस चैलेंज की कोई है परिभाषा? चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया। मैं मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए भाई, कदे तने टिकटें ना देवे बीजेपी। तेरा काम है आई बार राज्यसभा खातर भी, प्रदेश अध्यक्ष खातर भी, लोकसभा खातर भी भाजदा फिरी जा है। मंत्री जी, मेरी आपसे एक निवेदन है, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए। गुरु की बात करे है, बाबू बेटिया की बात करे है, वो तो बड़े पहलवान है, बड़े पहलवाना की सलाह तो मैं अपना आप जरूरत पड़ेगी तो ले लो। मंत्री जी के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मंत्री जी के लिए ना गुरु की जरूरत और ना बाबू बेटिया की जरूरत, मैं अकेला काफी हूँ। अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए मंत्री जी, बड़े चुनाव की का कर ले, छोटे की का कर ले, तेरा जुकर जी करे उसे चुनाव की टिकट का जुगाड़ कर ले, मैं तैयार हूँ। तेरा जी करे कोई भी मैदान में। ये स्वीकार जो चैलेंज किया सर, ये विधानसभा किया, लोकसभा किया, या जो सीपीटोड़ की? जो उसने बीजेपी वाले टिकट देनी उती लोकसभा की देवे, लोकसभा में आ जाए, उती विधानसभा की दे, उती विधानसभा में आ जाए, इसकी छुट्टी है। आपकी क्या मनसा सर, जब सीपीटोड़ अगला चुनाव जो विधानसभा का नहीं लड़के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं तो पार्टी तय करेगी मैं क्या करूंगा क्या नहीं करना। मैं इस भाई के चैलेंज का जवाब दे रहा हूँ, इसका जड़ा मर्जी जी करे, लोकसभा में जी करे, इसने अपनी पार्टी की टिकट पक्की कर ले। पहला ही मैंने लगता को नहीं थी बीजेपी वाले टिकट देंगे, यू अपनी पार्टी की टिकट पक्की कर ले। जड़े इसकी टिकट पक्की ओड़े मैंने बता दे, ओड़े इसके लग उड़ जाए, इसने तो सूते सूते भी हरा जाएंगे यार। इसको हराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसको खुद का घमंड ही हराता है। ये व्यक्ति अभिमान में, घमंड में इतने चूर हैं, इनकी भाषा देखी होगी आपने।
गुरु चेला आ जाओ, बाबू बेटा आ जाओ। अरे बाबू बेटा ने 6 महीने में 2 इलेक्शन गाल रहा है क्या, रोहतक तो आड़ा गाल रखा है। अरे जिस बाबू बेटे की आप बात करें वो बाबू बेटा 11 चुनाव पिछले 20 साल में जीत रहे हैं। इन्होंने 6 चुनाव लड़े मंत्री जी ने, 6 चुनाव में 5 तो ये बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। अरे लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। जोन सा एक जीता है, जोन सा एक चुनाव ये जीते हैं, उस एक चुनाव में लोग नुके मिले थी सेटिंग करके जीत्या, रोल करके जीत्या। तो 6 चुनाव में से 5 चुनाव हारने वाला व्यक्ति किसको चैलेंज दे रहा है? जो व्यक्ति 6 बार तो विधानसभा पहुंच चुका है, एक व्यक्ति 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका है, एक व्यक्ति जो 6 चुनाव जीत गया, 4 लोकसभा के और 2 विधानसभा के जीत गया, उनको ये व्यक्ति चुनाव दे रहे हैं। तो ये घमंड की, अहंकार की पराकाष्ठा है। उनकी चैलेंज देने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ आड़ा चैलेंज के लिए, मंत्री जी के चैलेंज के लिए। अपनी टिकट का जुगाड़ कर ले, चक्कीतियां तो कर ले। मंत्री जी की खुली छुट्टी है और चैलेंज मैं देता हूं भाई। आज चैलेंज 4 साल बच रहे हैं भाई। अगर मंत्री जी दम है तो 4 साल मेरा गला आड़ा हल्का मिला, 7 दिन आड़ा हल्का मिला मेरे गला। लोगों ने वोट देने की मशीन समझे। आओ दम है तो यहाँ 7 दिन मैं भी लाऊंगा और मंत्री जी भी लाऊं। ये है चैलेंज, तो ताकि लोगों का किमें भला उसका। ये चैलेंज मुझे नहीं है, ये चैलेंज नारायण की 86,000 मतदाताओं को चैलेंज है इनका। मेरे को कहते हैं बोले भाई भूल गया 3,000 वोट आए थे। अरे मेरे तक तो लोग 3,000 तक 86,000 तक ले गए 5 साल में। अपना रिपोर्ट कार्ड दे कि तू कहां से कहां पहुंचा। 60,000 तक 72,000 तक पहुंचा है और नारायण की जनता ने मुझे 3,000 तक लेके 86,000 तक ले गई। और जब ये मंत्री जी चुनाव लड़ने नारायण में आए थे, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। 2005 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे रामकुमार गौतम जी। और जब ये 2009 में लड़े ना बीजेपी से, सीट बीजेपी की होते हुए तीसरे नंबर आए। 2014 में मुख्यमंत्री का झूठा ढकोसला बना के वोट ले गए। बोले मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों ने वोट दे दिए। लेकिन आज भी लोग न्यू कहो है भैया तो धक्काशाही से जीता है। 2019 में 75 पार का नारा था बीजेपी का, फिर हार गए। इस बार पूरे प्रयास करेगी। जस्सी पेटवाड़ को टिकट ना मिले, दिल्ली में खूब लॉबिंग करी इसने, लेकिन इस बार फिर हार गए। तो 4 चुनाव में तो 3 तो नालनुदे हार रहे हैं। चैलेंज तो वो आदमी देना जो एक आधी बार गलती तैयार जे। अरे जो आदमी 6 में से 5 चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हारा हो, वो आदमी भी चैलेंज देता है। तो मैं ना तो इस चैलेंज का कोई अर्थ समझता। बौखलाहट है उनकी। मैं तो ये कहूंगा इस बौखलाहट को, इस घमंड को छोड़ो और इस नारायण आपकी 11 साल से सेंटर में और प्रदेश में सरकार है, आप अपना यहाँ योगदान देने का काम करो। विकास कराया कि नहीं कराया। एक और बात कहूँ भाई, गंद खिंडा रखा है बोले गुरु चेलन तड़के बोले फोन कान का ला ले। फोन तो भाई जिसके द्वारा लोग आओगे, ये लोग बैठे हैं, ये मेरे पास फोन करवाने के लिए बैठे हैं, तो फोन तो करने पड़ेंगे। अब आप किसी ने मंत्री जी मिलो तो आते नहीं। आपकी कोठियां में बड़े बड़े मुंह है, कुत्ते बंध रहे हैं, तो आप कहा हुआ कौन। और गंद खिंडाने की बात सुन लो भाई। चौधरी मित्र सेन जी इस इलाके के बेहद सामाजिक आदमी रहे हैं। बहुत बड़े आर्य समाजियों में नाम है चौधरी मित्र सेन जी का। और आर्य समाजी आदमी कदे दारू का हाथ नहीं लाया करता भाई। इस आदमी ने सब हल्का में, चुनाव का टाइम आता है, करोड़ों रुपये की दारू इस हल्का में बांट के लोगों को खराब करने का काम करता है। यू आदमी आर्य समाजी, यू कलंक है आर्य समाज के ऊपर भी। चौधरी मित्र सेन जी की विचारधारा के ऊपर कलंक है ये आदमी, जो अपना आर्य समाजी कवे है। और गंद की बात करता है। इलेक्शन में आज भी साक्षी है वो। चुनाव में 2024 में अपने गांव में जाके बैठ गया और एक डीएसपी की मदद से चुनाव को कैप्चर करने का काम किया, फर्जी वोटिंग करने का काम किया। और कांग्रेस के जो एजेंट थे, जिसमें कोई 50 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 40 साल का था,
उनको बाहर फेंकवाने का काम किया, अपने गांव के गुंडों से पिटवाने का उनको काम किया। ये होता है गंद। कल राखी गढ़ी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जी, क्या मांगे आप? देखिए, मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का, हमारी विधानसभा में आ रहे हैं। मेरी तो एक ही मांग है मुख्यमंत्री जी से, मैंने तो पहले भी कहा है, भाई किसानों को मुआवजा दे दो, जो जिन किसानों की फसल खराब हुई उनको मुआवजा दो। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि राखी गढ़ी, अब तो हमें पता चल गया कि भी मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी में केवल उस प्राचीन सभ्यता के लिए नहीं, राखी और आसपास के इलाके का समग्र विकास भी होना चाहिए। वहां दिखना भी चाहिए कि ये गांव जो है ये इस मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव है। तो इन सब चीजों में मुख्यमंत्री जी से मेरी ये मांग है कि राखी गढ़ी को और आसपास के इलाके को विकास के लिए अलग से स्पेशल बजट जारी करें और अलग से राखी गढ़ी के विकास के लिए एक नई नीति बनाई जाए। पिछले 5 सालों से म्यूजियम का काम भी अधूरा ही पड़ा है। ये लोग घोषणा करते हैं, प्रचार करते हैं, ना ये हरियाणा के हितों के लिए लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसकी विचारधारा केवल जात पात धर्म और नाम बदलने तक सीमित है। सब कुछ अधूरा पड़ा है। आज नालनुंद की बात कर लो आप, चाहे पूरे हरियाणा की बात कर लो, सब चीजें यूं की यूं अधूरी पड़ी है। तो मेरी तो यही मांग है मुख्यमंत्री जी से कि वो आकर के राखी गढ़ी, जो एक किसानों का बहुत बड़ा, हमारा इलाका किसान कृषि प्रधान इलाका है, किसानों की जो जल भराव में जो किसान और मजदूर के साथ जो हालात हुए हैं उन पे मुआवजा देने का काम करें। और दूसरा, राखी गढ़ी को अलग से विकास का बजट जारी कर करके राखी गढ़ी को एक बहुत जो महत्वपूर्ण जो जगह है राखी गढ़ी, जो प्राचीन सभ्यता का एक मुख्य केंद्र है राखी गढ़ी, उस हिसाब से इसको विकसित करने का काम करें। सर, पिछली बात तो आपने 2 बार जिक्र किया है कि 2009 के जो विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु की जीत हुई, उसमें सीएम फेस दिखाया गया था। 9 हार रहा था भाई, 14 में। सर, दूसरी बात का आपने जिक्र किया कि सेटिंग करने के बाद में 6 चुनाव में 1 चुनाव जीता है। किस बात पर विश्वास करें सर, या कौन सी झूठी बातें? मेरे ही विश्वास क्यों करे, जनता में जाके पूछ विश्वास की। तो लोग ये कहे भाई बेलायू जबरदस्ती जीता है, 2014 में भी कौन जीत रहा था, नालनुंद में चले जा, हरियाणा में चले जा, हारे कहे। 6 में तो 5 चुनाव जीता है, 1 चुनाव जो सा जीता है वो मुख्यमंत्री का नाम पे वोट लेगा, और फिर भी लोग का रोल तो जीत रहे। अभी लगभग 1.25 साल का कार्यकाल हो चुका है सर का, उसमें कितना कार्य नालनुंद कंस्टिट्यूंसी में होता है, या कितनी उम्मीदों पर नालनुंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ को सही उतरे? उम्मीदों, ये जो दूसरा सवाल है आपका, उम्मीदों वाला सवाल, ये तो आपको जनता से करना चाहिए। बहुत जल्द आप सबको बुला करके मैं उद्घाटन शुरू करूंगा। जो काम नालनुंद में नए हुए हैं सबको धीरे धीरे सब पता चल जाए। लगभग 3 करोड़ के उद्घाटन कार्यक्रम अब अगले महीने नए साल में हम करने का काम करेंगे, सबको जवाब मिल जाएगा। जसवीर जी, एक बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने एक बात कही है कि सिर्फ ना घोषणा मंत्री हैं, काम नहीं होते। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन है घोषणा मंत्री? आपके बारे में बोला, मैंने तो इसी को घोषणा भी नहीं की। जहाँ पे जाते हैं जितने करी है उनके पत्थर सारे के उद्घाटन करने सारे भाई इकट्ठे चलाएंगे। एक वीडियो और वायरल हो रही है, बताओ जी। नेता खेड़ा को लेकर के कुछ वर्ड बोले गए, उस पर आपका क्या कहना? बेग जस्सी पेटवाड़ तो वहाँ पे अपनी आज की चप्पलें वहीं पे हैं, और वहाँ पे चलो, इतनी फुर्सत मेरे पास नहीं कि मैं वाहियात लोगों का जवाब दूं। तो जो कुछ किसी को कहना है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक आम किसान का बेटा, आज नालनुंद और जस्सी पेटवाड़ को सब लोग बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि भाई सब लोगों के जहन में मैं बैठा हूं, तो ये एक अच्छी बात ये है। सर, विधानसभा के 2 सत्र जा चुके हैं। चुनाव से पहले या विधायक बनने से पहले आपने एक वायदा किया था कि नालनुंद की जनता को कि जो स्वतंत्रता सेनानी, ये बात रखी थी सर, पहला जो वार्ड हुआ मेरे मुख से विधानसभा में पहुंचने के बाद में उनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। 2 जा चुके हैं सर, उम्मीद तो लोगों ने आपकी उसके ऊपर भी लगाई थी कि विधायक भी उसके ऊपर भी कुछ बोलेंगे। 100% बोलेंगे। कुछ एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है, जो चीज़ें हैं कानून में, जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम लगे हुए हैं। और मेरी आज भी ये है कि भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच ये है कि इस देश की आज़ादी में अगर कोई सबसे बड़ा शहीद है तो शहीद आजम भगत सिंह जी। ठीक है जी।